पहला जो हमारा है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है आप अपने वर्ड्स में बताइए, तो फिर यदि उसमें कुछ जोड़ना होगा हम जोड़ देंगे। क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग? हम्म। जी। जी। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। जब हम क्या करते हैं, एक एक हमारे पास में अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। ठीक है, कि एक अनकंडीशनल हमारे पास में प्रतिक्रिया है, जैसे कि फूड, उससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, मतलब कि सलाइवा जो होता है उसका उसका जो लाल टपकाना है वो। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस देते हैं, मतलब कि हम फूड उसके सामने ले जा करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको एक रिएक्शन देखने को मिलता है। वो क्या होता है, कंडीशनड आपका रिएक्शन होता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है, जो कि क्या होता है कि सलाइवा जो है वो मुंह से निकलता है। ठीक है, तो अनकंडीशनड कब होगा, जब अपन बेल बजाएंगे। अनकंडीशनल है, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं आ रहा है, सॉरी फूड दे रहे हैं। ऐसे ही अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, जब लार्ज वो दे रहा है, सलाइवा दे रहा है फूड के कांटेक्ट में, फूड को देख करके। कंडीशनल कब होगा, जब हम क्या करेंगे कि हम बेल के साथ में फूड को देंगे, तो एक कंडीशनल स्टेमलस हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही बेल बजेगी तो वो लाल टपकाने लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स। क्लियर है आपको ये चारों चीजें? यहाँ पर अनकंडीशनड जो आपका स्टेमुलस है वो क्या है, फूड है। जो आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है वो सलाइवा है, लार है। कंडीशनड आपका स्टेमुलस है बेल, और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, जब बेल बज रही है तब लार जो है डॉग दे रहा है। ये हो जाएगा आपका क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑल टोटल हम क्या करते हैं कि एक ऐसा न्यूट्रल एक्ट करवाते हैं, जिसके साथ में कोई एक्ट जो है जो हमको करना होता है उसको हम एसोसिएट करते हैं। जैसे कि टीवी देखने के साथ में होमवर्क को कंप्लीट करना एसोसिएट किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर बेल के बजने को फूड के देने के साथ में एसोसिएट करके देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नई हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बच्चे के अंदर। दूसरा आता है हमारे पास में ऑपेरेंट कंडीशनिंग। ऑपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है आपने? ठीक है, ये बी एफ स्किनर ने दिया हुआ है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि हम कोई भी काम किस चीज से करते हैं कि भाई आगे जाकर के हमको क्या मिलने वाला है, उसके बेसिस से। मतलब कि यदि हम मान लीजिए कि होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो होमवर्क कंप्लीट करने का रिजल्ट क्या होगा, आगे हमको क्या चीजें मिलने वाली है, उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं कुल मिला करके, कि हम यदि पढ़ाई करेंगे तो इसका इससे क्या हो सकता है, नहीं होमवर्क कंप्लीट होगा तो क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में अपन दो तरीके से काम करते हैं, या तो हम पॉजिटिव रिजल्ट के लिए काम करते हैं, या तो हम नेगेटिव रिजल्ट को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं। समझ में आया? या तो हम पॉजिटिव, आपको प्रेजेंट मिल रहा है कुछ, उसके लिए काम करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। यानी कि आपको कुछ मिल रहा है कोई भी काम करके, कि यदि आप जैसे कि अ, अच्छे तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, कि यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। इसके लिए आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। और यदि आप गलत आउटकम को अवॉइड करने के लिए, मतलब कि इस चीज से कर रहे हैं कि मुझे तो भैया
कैसे भी करके इस एग्जाम को पास करना है वरना शादी हो जाएगी। ठीक है, शादी करना पड़ जाएगा अभी के अभी। यदि ये 6 महीने में मेरा एग्जाम नहीं निकला तो जबरदस्ती शादी हो जाएगी मेरी, करना ही पड़ेगा, कोई मेरे पास बहाना नहीं बचेगा। तो आप नेगेटिव यदि कोई आउटकम को अवॉइड करने के लिए काम कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका पनिशमेंट हो जाएगा। तो इन दो कारणों से ही हम कोई भी नई चीज को सीखते हैं या कोई भी नई हैबिट को एक्वायर करते हैं। समझ में आया ये बेसिक चीज? ठीक। तो नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दीजिए अभी। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव के तरफ मत जाइए, केवल दो चीज को समझिए। एक है रीइंफोर्समेंट, दूसरा है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका आउटकम हमको क्या मिलेगा, हम उसके लिए काम करते हैं। यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि मैं क्वालिफाई हो जाऊं। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पनिशमेंट से बचने के लिए, कि यदि मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो मुझे कोई अनफेवरेबल काम करना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है वो पढ़ाई करोगे। ये दो कंडीशन से आप नए हैबिट्स को एक्वायर करोगे। ये समझ में आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव को अपन बाद में समझेंगे। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट समझ में आ गया? ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे ही हाँ कि सही में समझ में आया? नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं की है अभी अपन ने। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे। पहले अपने को ओवरऑल क्या बोल रहा है ये समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया ना ये? चलो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को समझने के लिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सरल से लिखा हुआ है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। मतलब की बात ये कि यदि आपने मान लो पापा बोलेंगे कि यदि आपका ये निकल गया तो फिर जो है आपको जो कोई अच्छा सा प्रेजेंट भी मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो है वो, जब तक कि आपका कैरियर सही तरीके से नहीं बन जाएगा तब तक के शादी कैंसल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन। यदि आप कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, एडिशनल कोई रिवॉर्ड को ऐड कर दे रहे हैं और ज्यादा, तो आप और ज्यादा तेजी से चीजों को करने लग जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होगा कि जो चीजें आपको पसंद है उसको हटा दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। यदि आपको बोला जाएगा कि भाई देखो, यदि आपका पास नहीं होंगे ना तो आपका कोई फेवरेट चीज, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मान लो कि आपको घूमना पसंद है तो आपकी ये वाली ट्रिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई एक पॉजिटिव चीज को हटा दिया जाए तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। और कोई फेवरेबल चीज को और बढ़ा दिया जाए तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। समझ में आया? ठीक है, पॉजिटिव को और बढ़ा दिए तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव को थोड़ा सा कम कर दिए यानी कि रिमूव कर दिए आपकी कोई भी ऐसी चीज को जो आपको पसंद है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सॉरी, इसको ऐसा समझ सकते हैं रीइंफोर्समेंट में कि आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको कम कर दिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत चले गया था। पहले वाले में अपन क्या करते हैं, रिवॉर्ड को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव में हम रिवॉर्ड को बढ़ाते हैं, नेगेटिव में हम कोई आपकी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है उसको कम कर देते हैं। दोनों में आपको खुशी मिलेगी, लेकिन पहले वाले में आपका प्लीजेंट चीज बढ़ जा रहा है और दूसरे वाले में जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको कम कर दिया जा रहा है। दोनों में पॉजिटिव ही हो रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से। इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। पहला, आप पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट समझ गए? हाँ कि ना? ठीक है, पहला है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चीज को लेकर के आते हैं, यानी कि रिवॉर्ड को लेकर के आते हैं। रिवॉर्ड आपको दो तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला रिवॉर्ड होगा कि यदि आपने एग्जाम को पास कर दिया तो आपको खुद की अलग से एक स्कूटी दी जाएगी।
ठीक है, पहला रिवॉर्ड हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? ऐसी कोई चीज रिमूव कर दी जाए जो आपको पसंद नहीं है। मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि यदि तुम्हारा इस बार का एग्जाम निकल गया तो तुम्हारी शादी 2 साल के लिए पोस्टपोन। ठीक है, तुमको 2 साल की रियायत दी जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। कुछ आपको, यानी कि जो अनप्लीजेंट आपके लिए एक्सपीरियंस है उसको कम कर दिया जा रहा है, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? का बताओ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? हाँ, जो आपको पसंद नहीं है उसको कम कर देना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। और पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? जो चीज आपको पसंद आती है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट वाली पार्ट हो गया। समझ में आ गया रीइंफोर्समेंट अपने को। अब आते हैं पनिशमेंट में। पनिशमेंट में पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है? जब हम जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको और बढ़ा दें। ठीक है, कोई ऐसी अनप्लीजेंट आपकी चीज है उसको और बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव पनिशमेंट का क्या मतलब होगा? जो चीज आपको पसंद है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, पनिशमेंट यदि किसी को देना है तो दो तरीके से दे सकते हैं। क्या? कि भैया जो जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, हर दिन टिंडे की सब्जी बनेगी। पसंद है टिंडा? नहीं है? अरे, मतलब कि वो क्या बोलते हैं अपने इधर उसको, तो दूसरा नाम मुझे भी नहीं पसंद है, पता है। चलो, वो दूसरा कुंदरू पता है? कुंदरू सुना है। बहुत गंदी सी चीज होती है वो। मान लो कि वो एक तो पकता नहीं है, बिल्कुल नहीं पकता। कौन सी सब्जी नहीं पसंद है? आपको कोई भी चलेगा। तो कैसे पसंद है आपको सारी चीज? हाँ, हाँ, चलो ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी चीज आपको जो पसंद नहीं है उसको अपन और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? कि आपको पॉजिटिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और यदि अपने को नेगेटिव पनिशमेंट करने का क्या मतलब होगा? कि आपकी फेवरेट खाना आपको खाने नहीं दिया जाएगा। आप फेवरेट अपना खाना नहीं खा पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये आपका नेगेटिव आपका पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट आपको तब भी मिल रही है लेकिन नेगेटिव वे में मिल रही है, नेगेटिव पनिशमेंट है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। हाँ जी, हाँ, देखो, सुधार के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ। रीइंफोर्समेंट हो चाहे पनिशमेंट हो, दोनों तरीके हो सकते हैं। और दोनों ही नए नए बिहेवियर को समझने के लिए ही है, कि आपके बिहेवियर में चेंज लेकर के आया जाए। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं? किसी को रिवॉर्ड दे सकते हैं या उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो पनिशमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव में अपन को ये देखना है कि पॉजिटिव का क्या मतलब होगा? कि और बढ़ा देना। ठीक है, और नेगेटिव का क्या मतलब होगा? नेगेटिव पनिशमेंट का, हाँ, कम कर देना। ठीक है, बिल्कुल। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंडीशन समझ में याद होगा, समझ आ गई। ये जो दोनों थ्योरीज है, पहली क्लासिकल है। क्लासिकल में हम एक चीज को, एक हैबिट को किसी न्यूट्रल चीज के साथ में एसोसिएट करके और नई हैबिट्स को एक्वायर करते हैं। ठीक है, जो आपका रिंग एंड डॉग वाला जो है, बेल एंड डॉग वाला पूरा एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू। इसमें क्या आता है? आपका स्टिमुलस आता है और फिर रिस्पॉन्स आता है ना? यहाँ पर पहले क्या आता है? पहले हम स्टिमुलस देते हैं,
उत्प्रेरक देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, और उससे जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो आता है। ठीक है, पहले अपन बैल बजाएंगे, उसके बाद में लार आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले अपन रिस्पॉन्स को देखते हैं कि रिस्पॉन्स अपने पास में क्या आने वाला है। अपना अपन जो भी काम करेंगे उससे हमको पनिशमेंट मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये देखते हैं। और उसके बेस पर हम अपना स्टिमुलस तैयार करते हैं। वो अपना स्टिमुलस तैयार करता है। समझ में आया? पहले अपन रिस्पॉन्स देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आने वाला है हमारा आगे से। हमको पनिशमेंट मिलेगी, हमको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड या जो रिएक्शन है वो स्टिमुलस का काम करता है, वो उत्प्रेरक का काम करता है। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है पता है आपको? मतलब कोई भी ऐसा सिग्नल जो हमको काम करने के लिए, नई चीजों को एक्वायर करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे कि हम कोई भी चीज करें। ठीक है, तो बोलते हैं अपन स्टिमुलस देना। ठीक है, कि ऐसा कोई भी चीज जो कि आपको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करे, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये बढ़िया है। अब अपन पढ़ेंगे लर्निंग की डिसेबिलिटीज के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज रहती है। तारे जमीन पर देखें, कौन सी बीमारी थी उसको, क्या नाम था उसका, ईशान? डिस डिसलेक्सिया था। ठीक है, तो जो सबसे पहले आज अपन ये जो लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कि ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां कि हमारे दिमाग में होती है, दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि ये भी तो कल पुर्जा ही है ना, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो ही सकती है इसमें। वायरिंग की इधर उधर, इतना ज्यादा जटिल दिमाग होता है अपना, एक दो वायर इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी। तो उसके कारण जो बीमारियां होती है, बीमारियां नहीं बोल सकते उसको, डिसेबिलिटीज जो होती है हमको, वो कहलाती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। डिसऑर्डर्स जो हमको होते हैं वो, उनके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, सबसे पहले है एडीएचडी, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके नाम से क्लियर होगा कि अटेंशन की डिफिशियंसी है, मतलब कि किसी एक जगह पर लगातार बहुत ज्यादा समय तक के कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। ठीक है, और हाइपर एक्टिविटी होती है, मतलब कि जो एक्टिविटीज करने का मोशन होता है बहुत ज्यादा तेज होता है और हमेशा बना हुआ रहता है। मतलब ऐसे लोग एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं, ना कुछ हाथ पाँव इधर उधर चलता ही रहेगा, नजरें इधर उधर भागते दौड़ते रहेगी, लेकिन कुछ भी चीज जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को क्या होता है कि एक जगह पर अटेंशन बनाने में दिक्कत होती है, लगातार एक चीज को पढ़ने में दिक्कत होती है, केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी छोटा मोटा जो है मिस्टेक्स होते ही रहेगी, और बहुत जल्दी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना, कि जो है मैं जैसे पानी पीने के लिए ऊपर जाता हूँ, कुछ और काम करके वापस आ जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ कि पानी पीने का था। ऐसा होता है ना, कई बार कई लोगों के साथ में ये लगातार होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, करने कुछ गए थे करके कुछ आ गए, पता ही नहीं था कि फिर वापस आने के बाद में याद आया कि अरे कुछ और करने गए थे, हम क्या करके आए पता नहीं। ठीक है, कई बार कुछ काम करने के लिए गए और घूम के वापस आ गए। ठीक, इस प्रकार के लोगों को क्या क्या चीजें होती है, अटेंशन की डिफिशियंसी होती है, केयरलेस मिस्टेक होती है, और फॉरगिवनेस होती, फॉर गेट फॉरगेटफुल होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बीमारी आती है अपनी
कैलकुलिया। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जिन लोगों को कैलकुलेशंस में दिक्कत होती, ठीक है, नंबर्स इनके गोल-मोल घूम जाते हैं कहीं भी, मतलब इनको कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है, नंबर्स को समझने में दिक्कत होती है, सही तरीके से एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक जैसे कि प्लस माइनस करने में भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इनको क्या हो जाता है, डिसकैलकुलिया हो जाता है। ठीक है? डिसकैलकुलिया मतलब क्या होता है कि नंबर सिस्टम समझ में नहीं आता है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आते हैं, नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना तो बहुत बड़ी बात है। ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना भी इनको सही से समझ में नहीं आता है। ठीक है? नंबर्स को सीक्वेंसिंग में किस प्रकार से जमाया जाता है, नंबर क्या होते हैं वो ही समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, डिसकैलकुलिया हो जाता है। इज़ इट क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल ऑब्वियस था। उसके बाद में आते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि लिखी हुई जो चीज़ है, वो समझ में नहीं आती है। कि जैसे आपको स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, जिसको डिस्ग्राफिया होगा उसको ये सारी चीज़ें जो है वो इधर-उधर जाते हुए कीड़े-मकोड़े दिखेंगे और कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तो जिसको डिस्ग्राफिया होता है वो, उनमें लिखने की एबिलिटी नहीं होती है, पढ़ने की एबिलिटी नहीं होती है, शब्दों को स्पेल करने की एबिलिटी नहीं होती है, और अपने थॉट्स को, जो भी वो सोच रहे हैं उसको पेपर पे लिख पाने की एबिलिटी नहीं होती। डिस्ग्राफिया में क्या होगा कि हैंडराइटिंग बहुत बुरी बनेगी, वर्ड्स आगे पीछे होते रहेंगे, मतलब कि डी की जगह बी लिख दिए, बी की जगह डी लिख दिए, कुछ भी हो जाएगा, है ना? तो लिखते हुए आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब आप सही तरीके से लिख नहीं पाएँगे। वर्ड्स को कैसे जमाना है वो नहीं बनेगा। जैसे कि कुछ लाइन आप दिमाग में सोचते हैं, तो पेपर पे यदि लिखना है तो वो सही तरीके से नहीं लिखाया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? फिर आता है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग स्किल्स नहीं होती है जिनमें, है ना? जैसे कि ईशान के साथ में होता था कि ऐसा पढ़ रहा है और जो है वो वर्ड्स जो है ऐसे हवा में उड़ जा रहे हैं, है ना? अ, लिख कुछ भी रहा है, कुछ भी पैटर्न में, जैसे एक पैटर्न का मिस्टेक उसकी होती थी कि डी की जगह बी लिख दे रहा है, बी की जगह डी लिख दे रहा है ना? एन की जगह एच लिख दे रहा है। तो वो एक पैटर्न में गलतियां होती थी, और जो वर्ड्स थे जितने भी ब्लैक बोर्ड में लिखे जाते थे, कॉपी में लिखे जाते थे, वो हवा छू हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, है ना? तो उसको क्या था? डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है कि आप सही तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं, और जो लिखा हुआ है उसको आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकुलेट करने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि डिफिकल्टी रीडिंग अलाउड, तो रीडिंग स्लो रीडिंग, इस एक लाइन का मतलब क्या होगा, फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। एक बार मुश्किल से पढ़ ले यदि कोई, है कि डिसलेक्सिया वाले एक बार को इसको स्पेल कर भी ले, पर इसका मतलब क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है? तो ये क्या होते हैं? डिसलेक्सिया वाले होते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है, हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा, कौन-सा? डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में। डिसग्राफिया में हम लिख नहीं पाते हैं, और डिसग्राफिया में हम पढ़ नहीं पाते हैं। समझ में आया दोनों में अंतर? है ना? डिसग्राफिया में हम लिख नहीं पा रहे हैं अपने थॉट्स को, और डिसलेक्सिया में हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? कोई दिक्कत होगी इसमें? इसके बाद में आती है हमारा डिस्फेजिया या अफेजिया। डिस्फेजिया या अफेजिया जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, कि हमको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अपन वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो वाला, वो समझ में नहीं आएगा। एबिलिटी नहीं रहेगी स्पीच करने की, मतलब कि जैसे कि जो चीज़ आप सोच रहे हो, तो सही तरीके से सामने वाले को बता पाने की, कि आप सोच क्या रहे हो। आपका ग्रामर इधर का उधर रहेगा, आपके वर्ड सही नहीं होंगे,
वर्ड का सही मीनिंग नहीं होगा, कुछ आप सही तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया या अफेजिया, यानी कि आपके फ्रेज़ जो हैं वो सही तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है? ये जितनी भी बीमारियाँ हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल ही बीमारियाँ होती है ज़्यादातर। ठीक है? यानी कि ये बचपन से ही रहती है। ज़्यादातर बीमारियाँ, ठीक है? बाद में होने वाला इसमें नहीं रहता है, ये बचपन से यानी पैदा होते सहित ही आपके बॉडी में ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है? ये समझ में आया आपको? ओके, तो ये थे अपनी बीमारियाँ, कितनी बीमारियाँ अपन ने पढ़े? 5 बीमारियाँ पढ़े। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी-कभी, तो अपने को ओवरऑल थोड़ा-सा आउट एंड आउट पता रहना चाहिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस बना लें आप। आपके पास में कमेंट करने का रहता है क्या? कोई बात नहीं, आप बोल के बता देंगे ना। अ, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ रहा है? मतलब टेबल है? देखिए क्या पूछ रहा है अपने को कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या होती है? पहला है कि चेंज इन बिहेवियर विदाउट एक्सपीरियंस। दूसरा अपना है कि ओनली एक्वायरिंग नॉलेज क्या होना चाहिए? ही, बिल्कुल ठीक। क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, वेरी गुड जी, ना कि हम क्या देखते हैं? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर देखते हैं अपने, और ड्यू टू द एक्सपीरियंस होता है ये, अंडरस्टैंडिंग के कारण हो सकता है, या इसको बनाइए, विच इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर। एडोलसेंट जो लर्नर होते हैं, मतलब कि बचपन से लेकर के 18 साल तक के वाले बच्चे, इन लोगों का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, यूज करते हैं आपका मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड को यूज करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, और इनिशियली इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, या दे स्ट्रगल बैलेंस एजुकेशन विथ वर्क। एडolescent लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? अपन एडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एडolescent की बात कर रहे हैं। एडolescent मतलब कि जो पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं के बच्चे होते हैं, वाले जो आपके बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं? इनको आपको एक्सटर्नली मोटिवेटेड करना पड़ता है ना? ये खुद से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ये इनको एक्सटर्नली मोटिवेटेड करना रहता है। छोटे बच्चों को कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है उनको, कोई दिक्कत को एक्सटर्नली देना पड़ता है कि भैया तुम्हारे अच्छे नंबर यदि आ जाएंगे तो तुमको साइकिल मिलेगी, है ना? तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो तुमको जो है वो पहले वो आते थे क्या, छोटे वाले डिस्क जैसे, या नहीं, मेमोरी कार्ड जैसा सा फंसा करके वीडियो गेम खेलने वाला, एक गेम में 9999 गेम, वो वाला दे देंगे तुमको, चिड़िया मारने वाली बंदूक मिल। खेला है आपने? आइए आपका छोटा बड़ा। अ, अब इसको बनाइए। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? कल पढ़े। हाँ, बहुत बढ़िया, याद है आपको, वेरी गुड। अब इसको बनाइए। व्हाट इज द साइकोमोटर डोमेन कंसर्न्ड विथ? साइकोमोटर जो डोमेन होता है वो किस चीज से किस चीज के लिए होता है?
बहुत बढ़िया। साइकोमोटर में अपन क्या करते हैं, फिजिकल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाइए, दिख रहा है ना आसानी से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल? लर्निंग साइकिल का पहला पायदान क्या होता है? वेरी गुड। याद कर लियो। वेरी गुड। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल? अपन ने जो वो साइकिल याद किए थे ना, डूइंग और being, वो वाले में से। नहीं, अपन क्या करते हैं, ये पहले ही वाला साइकिल में था यहाँ पर और यहाँ पर, ये बीच वाला था यहाँ वाला। इसमें अपन क्या करते हैं कि अपन देखते हैं और सोचते हैं। यहाँ पर था मेरे ख्याल से वॉचिंग, और यहाँ पर था मेरे ख्याल से डूइंग वाला। हाँ, यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि इमेजिनेशन लगाते हैं कि हाँ ये वाला काम इस प्रकार से हो रहा है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपना अपनी होती है यहाँ पर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ओपन माइंडनेस का काम होता है, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से हम इमिटेशन का काम करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हो सकती है। क्या होगा, क्रिएटिविटी होगी, इमेजिनेशन होगा और ओपन माइंडनेस होगा। ठीक है, ये वाला बनाते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू, कहाँ पर जो है परमानेंटली डेवलप्ड हो जाता है सब चीजें। एक सेकंड, कहाँ पे डेवलप्ड इन विच स्टेज डज ऑब्जेक्ट परमानेंस, में पढ़ लेते हैं ना तो अम, कर वस्तु, अच्छा ठीक है, इस रूप में विकसित होती। कौन सा वाला ऐसा स्टेज होता है जहां पर जो है हमारे जो भी चीज अपन सीखते हैं वो बिल्कुल सेट हो जाती है हमेशा के लिए, परमानेंटली हमारे बॉडी में वो चीजें आ जाती है जो चीजें हम सीख लेते हैं इस परमानेंट स्टेज में। चलना कब सीखे थे, कौन से वाले स्टेज में? आया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीखे, मतलब बड़े होकर के सीखे थे क्या? आ, इसका मुझे सीक्वेंस बताओ, कौन सा होगा सबसे पहला, कौन सा होगा? बिल्कुल, ये और फिर ये। ठीक है, तो जो हमारे बिल्कुल हमारे डीएनए में चले जाता है कुल मिला करके, हमारे हम जो चीज बिल्कुल हमारे कॉन्क्रीट हमारे बिहेवियर में आ जाती है, वो कहाँ होती है, हमारे सेंसरी मोटर में होती है। ठीक है, कि अ, गिरना गिरना नहीं है, सोते सोते अपने को किस तरफ करवट बदलना है रात को, ये आपको पता चल जाता है ना। आप सोए भी हुए हो तो आपकी बॉडी को पता है कि इस तरफ करवट नहीं डालना है, पर नीचे चले जाएंगे सीधे। ठीक है, बच्चे को नहीं पता रहता, तो वो धीरे धीरे सीखता है बैलेंस कैसे बनाना है, आग में हाथ नहीं डालना है, ये सारी चीजें जो है वो सेंसरी मोटर में हमारी की होती है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, तो सेंट्रलिज्म क्या होता है?
ये तो एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल था। मेन चीज क्या होती है कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स फील करते हैं। भाई सारी दुनिया का जो नजरे हैं वो हमारे ऊपर है, और हम ही है जो हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन में अपन जो है, जब अपन मान लीजिए कि चौथी पांचवी छठवीं में होते हैं, शायद लड़कियां एक दो मिस वर्ल्ड जीत लेती है अपने दिमाग में, है ना। लड़के जो हैं वो दो तीन बार बाढ़ से बचा लेते हैं स्कूल को, और एक दो बार जो है वो कोई टेररिस्ट अटैक से स्कूल को बचा चुके होते हैं अपने इमेजिनेशन में। ठीक है, कि सारी की सारी दुनिया जो है ना अपन ही चला रहे हैं, और अपन ही हीरो रहते हैं अपने दिमाग में, कि अपने हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ। इमेजिनरी कंडीशंस चलाते रहते हैं, और उसके हिसाब से अपनी दुनिया चला रहे हैं अपने दिमाग में, और हम ही हीरो हैं, और सबको ही हमको ही देख रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं उस समय पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रलिज्म बोलते हैं, कि हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस है अपने दिमाग में, और हम केवल अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है, से आ सकता है, तो बनाइए। क्या बोल रहा है, विच व्हाट आर लर्नर्स कैपेबल ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब कौन सा वाला चीज हमको देखने को मिलती है। बुलाएगा। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अब इसको बनाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय द न्यूट्रल स्टिमुलस इन क्लासिकल कंडीशनिंग। न्यूट्रल स्टिमुलस का क्या मतलब होता है। नहीं। न्यूट्रल, न्यूट्रल किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना होना। हम्म। बी है ना, न्यूट्रल किसी प्रकार का कोई अपन डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं रख रहे हैं। मतलब कि घंटी यदि ऐसे ही बजाई जाएगी बगैर किसी कोई खाना भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, घंटी ऐसे ही बजा रहे हैं, तो कोई रिस्पॉन्स आएगा क्या उसका। नहीं। अपन क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली घंटी बजा रहे हैं, अपन ने अभी तक के सिखाए नहीं है डॉग को। हमने क्या किया था, पहले पहले खाना दिखाया था, से लार आई। ठीक है, उसके बाद में उसने घंटी बजाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कि वो न्यूट्रल स्टिमुलस हुआ। अब वो क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है और उसके बाद में खाना दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, मतलब कि घंटी बजाया अलग से, और खाना दिया अलग, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल स्टिमुलस। यानी कोई उसमें हमने खाने का और घंटी बजाने का अभी तक के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश नहीं किया है। जब हमने ये पैटर्न बार बार रिपीट किया किया कि घंटी बजाए और फिर खाना दे, फिर घंटी बजाए फिर खाना दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसको बनाइए। व्हाट वाज द कंडीशनड स्टिमुलस इन, कंडीशनड स्टिमुलस क्या था। वेल, वेरी गुड। ये बताइए, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पेवलो रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेशन ऑपरेंट कंडीशनिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, अपन ने अभी समझा है। हमको बढ़ाना रहता है, बढ़ाना रहता है। हाँ, पॉजिटिव चीज को बढ़ा रहे हैं अपन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं ट्रीट फॉर डूइंग होमवर्क, कि आप होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको
क्या वो कौन सी चॉकलेट रहती है जिसके अंदर खिलौने मिलते हैं, कैडबरी का? हाँ, किंडर जॉय मिलेगा। शायद बंद कर दिए अभी किंडर जॉय को ना। व्हाट इज द व्हाट? हाँ, उसके बदले कुछ और उसी के जैसे कुछ निकाला है उसने, ऐसा चौकोन सा डब्बा वाला कुछ तो, लेकिन वो वाला बंद कर दिया है। हाँ, दूसरा सा उसने कुछ निकाला है, कैडबरी का ही आता है और कुछ अलग डब्बा है, वो वाला तो खत्म हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग? नेगेटिव पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। क्या कर दिया जाता है, कोई भी प्लेस तो आपकी हाँ, बी। वेरी गुड। प्रूव कर दिया जाता है आपके कोई सिचुएशंस को, ताकि आपका जो आपकी हंसी हंसी खुशी है वो भंग हो जाए, खराब हो जाए। वेरी गुड। व्हाट इज मीन्ड बाय फिक्स्ड रेट रीइंफोर्समेंट? अरे ये वाला तो अपन ने पढ़े ही नहीं ना। अभी अभी इसको कर लेते हैं, कर लेते हैं, बात नहीं। हाँ चलो, ये बना लो। मैं भी बताता हूँ फिक्स्ड रेट वाला क्या होता है। ADHD। व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ ADHD? डिफिकल्टी विथ टाइम मैनेजमेंट एंड पुअर हैंडराइटिंग। डिफिकल्टी इन अटेंशन, ये है ना? देखो, ये होगा ना बाबा। हाँ, अपने को स्पीड को मेंटेन करना है एग्जाम में, लेकिन एक्यूरेसी मांगता है। हाँ, व्हाट? हाँ, कैलकुलिया मतलब कि मैथ्स। काम ही खत्म। मैथ्स कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है ना, मैथमेटिकल। डिसग्राफिया मतलब? राइटिंग डिसऑर्डर मतलब कि हैंड राइटिंग जो है वो आपकी खराब हो जाएगी। वेरी गुड। डिसकैलकुलिया का क्या मतलब होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, आई में डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है? रीडिंग डिसऑर्डर। वेरी गुड। और आखिरी आता है अपना डिसग्राफिया या अग्राफिया। नहीं, वहाँ ये भी हो सक ये क्यों होता है, न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन में कोई इंजरी के कारण हो जाता है ये आएगा। अब अपन देख लेते हैं जो चीज अपनी छूट। ये आया था फिक्स। इसमें जो है ना अपने को, जो हमारा रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वाला तरीका है, इसमें हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखने की क्या क्या जरूरत है, कि फिक्स्ड रेट होना चाहिए पनिशमेंट का भी और रिवॉर्ड का भी। ठीक है, तो जो भी आप दे रहे हैं रिवॉर्ड, उसका एक फिक्स्ड रेट होना चाहिए कि यदि आप इतने देर में ये काम करते हैं तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हर दिन का एग्जाम, हर दिन का होमवर्क खत्म होने का के बाद में आपको कितने देर टीवी देखने को मिलेगा। तो एक फिक्स्ड पैटर्न आपके दिमाग में बन जाएगा कि भैया स्कूल से आना है, मुंह हाथ धोना है, खेलने जाना है थोड़ी देर, उसके बाद में पढ़ने बैठना है, उसके बाद में ही हमको रात में टीवी देखने मिलेगा। तो ये सेट पैटर्न जो है वो दिमाग में फिक्स हो जाए, इसीलिए जो रेट है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का रेट फिक्स होना चाहिए, मतलब कि जो पनिशमेंट आप दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, मतलब यदि मैंने ये पर्टिकुलर काम नहीं किया तो इसका मतलब मुझे क्या कितना मिलेगा, पनिशमेंट कितना मिलेगा, ये जो है रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, कि यदि जो है वो मान लीजिए कि हम्म यदि आपने समय पे अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो आपको कितने दिन बाद आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, गोलगप्पा बोला है।
हाँ, तो पानी पूरी कितने दिन तक के खाने को नहीं मिलेगी, ये अपने को पता रहना चाहिए, रेशो कितना है इसका। ठीक है, कि एक दिन यदि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो 4 दिन खाने को नहीं मिलेगा, 2 दिन काम कंप्लीट नहीं हुआ तो 8 दिन खाने को नहीं मिलेगा। ये रेशो हमारे दिमाग हमारे को फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो फिक्स्ड रेशो होगा कि इतना ही होगा, और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बीच में किसी प्रकार का कोई फिक्स्ड रिलेशनशिप नहीं होगा। फिक्स्ड इंटरवल का क्या मतलब है कि कितने इंटरवल के बाद में आपको पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरा क्या है, वेरिएबल इंटरवल, मतलब कि जो रिवॉर्ड का इंटरवल है वो वेरिएबल रहेगा, कभी भी किसी भी समय पे हो सकता है। तो ये दो तरीका हो सकता है। ठीक है, फिक्स्ड रेट मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ आपका पनिशमेंट या रिवॉर्ड। वेरिएबल मतलब कि आपका जो आपने काम किया है उसका रेशो, और जो आपको पनिशमेंट मिल रहा है उसका रेशो, ये दोनों कैसा होगा, वेरिएबल होगा, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो आपको रिवॉर्ड देना है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए फिक्स, कि आपने इतना काम किया है तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, फिक्स होगा। लेकिन जो आपका पनिशमेंट होगा वो वेरिएबल होगा। मतलब की बात ये कि आपने मान लीजिए कि एक दिन काम कंप्लीट नहीं किया तो आपको 4 दिन तक के जो है वो पनिशमेंट मिलेगा। तो आपका काम से ज्यादा आपका पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि क्या होगा, और उसमें वेरिएशन होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स नहीं हो जाएगा। जैसे कि वो जो ज्यादातर बच्चे स्कूल में बिगड़ते थे उसका कारण सबसे ज्यादा क्या होता था पता है क्या, कि भाई एक दिन होमवर्क करके नहीं गए तो 4 छड़ी खाना है, फिक्स है दिमाग में कि 4 छड़ी खाना है, बस हो गया। अब दिमाग में धीरे धीरे क्या होता है कि फिक्स हो जाता है कि एक दिन होमवर्क नहीं करना है, उसका मतलब क्या होता है कि 4 बार छड़ी खाना है, दिमाग में फिक्स हो गया, दिमाग को अब सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई हम यदि एग्जाम नहीं दे यदि होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 छड़ी खाएंगे, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा दिमाग क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे उसको फिक्स कर लेता है कि हाँ, जो बच्चे नहीं जाते हैं, कंप्लीट करके नहीं जाते थे, उनका फिक्स हो जाने का, या मतलब ये कि ढीठ हो जाने का एक कारण ये था कि पनिशमेंट जो है वो रेशो में है, फिक्स रेशो में है, कि एक दिन आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, 4 छड़ी खाना है, बस काम खत्म। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला किसने, हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है, तो रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट, और पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, रिवॉर्ड फिक्स्ड होना चाहिए और पनिशमेंट वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि इंटरवल के बारे में जब इन्होंने कहा, तो जो पॉजिटिव आपका पनिशमेंट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रिवॉर्ड जो है कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए फिक्स, कि आपने यदि आज का होमवर्क कंप्लीट किया है तो आज आपको टीवी देखने को मिलेगा, ये फिक्स बात होगी। आज आपको यदि आज आपने होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया है, आज आपको टीवी देखने को मिलेगा। इंटरवल जो है वो कैसा हो जाएगा, मैच करेगा कि आपने अच्छा काम किया, आपको अच्छी चीज मिल रही है। और जो आपका नेगेटिव चीज है, मतलब कि जो आपका नेगेटिव रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट वाला चीज है, यानी कि जो आप अनप्लीजेंट चीज दे रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, कि वो आपको कभी भी मिल सकता है और कितना भी मिल सकता है, वो इंटरवल फिक्स ना हो, ताकि वो दिमाग में आपके फिक्स ना हो जाए घंटी की, हाँ मैंने वो काम किया था तो अभी तो ये मेरे को मिलने वाला है, उसके लिए आप पहले से रेडी हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव चीज होनी चाहिए फिक्स रेशो में, नेगेटिव चीज होनी चाहिए वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशो में। क्लियर है?
ठीक है। पॉजिटिव चीज फिक्स रेशो और फिक्स इंटरवल। नेगेटिव चीज वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल में। ठीक है या नहीं है? नहीं है? हाँ, जाओ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। तो अपने को समझ में आ गया। ठीक है। आगे जो अपन अब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अपन? हाँ, आईसीटी पढ़ेंगे। ठीक है। कि टीचिंग में जो है हमको कि, अ, एक सेकंड, मेथड्स पढ़ेंगे। कल अपन टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स होती है और उनका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। किस स्टेज पर कौन सी टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम, के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़े हैं आपने ये टीचिंग मेथड के बारे में पहले? जैसे लेक्चर मेथड। चलिए ठीक। अपने पास चलो 15 मिनट अपन इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। टीचिंग मेथड जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका, ये नीचे ये डले हुए हैं, ये देख लेना। हाँ, वैसे तो आपने बना ही लिए हो। पहला होता है लैब, पढ़ रहा है जो बहुत गंदा लिखूंगा। दो प्रकार की टीचिंग मेथड्स होती है। पहला होता है टीचर सेंट्रिक सेंटर्ड, और दूसरा होता है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है। तो टीचर सेंट्रिक में क्या होता है कि टीचर जो है वो भी पढ़ाता है, वो स्टूडेंट सीखता है। कुल मिला करके स्टूडेंट का काम होता है कि हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है। टीचर ज्ञान बांचे जा रहा है और स्टूडेंट सुने जा रहा है, बस बाकी कोई भी उसमें काम नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे समझ सीखते हैं, एबीसीडी टीचर बोले जा रहा है, स्टूडेंट उसको दोहरा रहा है। के अलावा कोई भी स्टूडेंट अपने तरफ से दिमाग नहीं चलाता है। ठीक है। लेक्चर मेथड जैसे होता है कि आगे वाला बोले जा रहा है और बच्चे सिर्फ उनका काम है सुनने का, याद करने का और नोट्स बनाने का। और जो नोट्स बनाया है जैसे का वैसा याद कर लेना और जा करके वैसे का वैसा लिख देना। ये क्या हो जाएगा आपका? टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड होता है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड वाला। स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है कि जो एक्टिव पार्ट होता है, एक्टिव पार्ट मतलब कि जो पढ़ने में ज्यादा अपने पार्टिसिपेशन दे रहा है, उसका काम होता है एक्टिव वाला। और जो कम जिसका पार्टिसिपेशन है पढ़ाई में, उसका काम होता है पैसिव वाला। एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया? तो टीचर सेंटर्ड में कौन एक्टिव होगा? टीचर एक्टिव होगा, है ना। एक्टिव पार्ट होगा टीचर का और पैसिव पार्ट होगा स्टूडेंट का। ठीक है। पैसिव पार्ट होगा स्टूडेंट का। मैं लिख रहा हूँ। हाँ। के बाद में जो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्ट में रहता है और टीचर होता है पैसिव पार्ट में। तो भाई पढ़ाई कैसे हो रही है?
पढ़ाई ऐसे हो रही है कि जब डिस्कशन होता है, मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपको दे दिया गया है और आप क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक, आपका प्राइवेट कॉलेज से किया आपने कि गवर्नमेंट से? एमपी से इलाहाबाद? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। कभी और सुनेंगे कहानी, ठीक है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है कि मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया गया है, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो डिस्कशन करने का काम किसका होगा? स्टूडेंट का होगा, मतलब कि एक्टिव पार्ट होगा स्टूडेंट का। और टीचर का क्या काम होगा? तो व्यवस्था बनाए रखे, किस स्टूडेंट को कब बोलना है, उसको वो मॉनिटर करे, कौन सा बच्चा अच्छा बोल रहा है, कौन सा बच्चा कम बोल रहा है, कम बच्चा जो बोल रहा है उसको वो प्रेरित करे कि भाई तुम भी बोल लो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मॉनिटर करने का काम, तो सही तरीके से एडमिनिस्टर करने का काम क्या होता है? टीचर का होता है। मतलब कि पैसिव पार्ट होता है टीचर का और एक्टिव पार्ट होता है किसका? स्टूडेंट का। तो हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिस्कशन हो सकता है, पैनल हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है ना? इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट मेथड्स हो सकते हैं। अ, ये क्या हो जाते हैं आपके? टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाते हैं, ठीक है। और टीचर सेंट्रिक में कैसे हो जाएंगे? हमारा लेक्चर मेथड हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके? टीचिंग मेथड, टीचिंग सेंटर्ड मेथड हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक क्या होता है बताइए? फैसिलिटेटर का काम होगा, है ना? बस अम, अपना रोड के पास में है क्या आपका घर? अ, तो ये दोनों चीजें अपने को समझ में आ गई। कल से अपन इन दोनों के जो मेथड्स हैं समझेंगे कि मेथड्स होते हैं, और उनको हम कब इस्तेमाल करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। इवेल्युएशन प्रकार से किया जाता है, कब किया जाता है, के बारे में जानेंगे। और आखिरी में अपन समझेंगे टीचर सपोर्ट सिस्टम को, ठीक है। टीचर सपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, है ना। इसके अलावा जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, या आपका जो अभी गूगल मीट चल रहा है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वयं प्रभा पता है क्या होता? हाँ, अरे वो स्वयं प्रभा नहीं, का स्वयं है वो। स्वयं प्रभा जो है वो, इसमें चैनल आते हैं स्वयं प्रभा, चैनल है अभी और बढ़े बड़े हैं चैनल्स उसमें। क्या करते हैं कि पहली नहीं, हाँ, पहली से लेकर के 12वीं तक के का पूरा सिलेबस जो है वो 24/7 पढ़ाया जाता है, हालांकि कोई पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्यों पढ़ता। तो मेन उसका फोकस है वो रूरल एरिया में स्टडी को पहुंचाना है, क्योंकि रूरल एरिया में उतने ज़्यादा अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं। डीटीएच के थ्रू 24/7 पहली से लेकर के 12वीं तक के पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। आईआईटी के टीचर्स उसको कवर करते हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स उन कोर्स को कवर करते हैं, ठीक है। स्वयं प्रभा जो है वो
एच बेस्ट, मतलब कि जो एच वो एंटीना लगाते हैं ना फ्री वाला, में आता है वो। के बारे में समझेंगे, स्वयं के बारे में भी समझेंगे, सारी चीजें अपन करेंगे आने वाली 3 क्लासेस में। और संडे के दिन आपको मैं फुल लेंथ 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दूंगा, वो बनाइए, ठीक है। और पढ़ाने में कोई दिक्कत है, समझ में ना आ रही हो जो चीजें? तेज ठीक है ना, बहुत ज्यादा तेज कर रहे हैं? कल मिलते हैं, बाय।